आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है। बात कर रहे हैं बीसलपुर के निर्दलीय प्रत्याशी नितिन पाठक से। सबसे पहले आपने चुनाव में अपनी पत्नी को उतारा और पहला चुनाव आप जीते जी। उस समय आपको कैसा लगा था? बहुत खुशी हुई थी। पहला चुनाव वैसे ही बहुत अच्छे अनुभव लेके आता है और उसी अनुभव के साथ में अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी हम लोगों ने। आप अपने सामने दिग्गजों में किसे देखते हैं? मैं सभी लोग दिग्गज हैं इसमें। आप किस मुद्दे पर बात करें, विकास के मुद्दे पर बात करें तो मैं किसी को नहीं देखता, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी ने इतने काम नहीं किए जितने काम मैंने पास कराए अभी तक इतने कम समय में। अगर आप शिक्षा के संबंध में देखते हैं तो मैं बहुत ज्यादा किसी को सीरियसली नहीं लेता उसमें, क्योंकि उन लोगों का एजुकेशन लेवल बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है। अगर आप क्षेत्र में आने जाने के संबंध में या जनता के बीच कनेक्शंस बनाने के संबंध में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कोई भी प्रत्याशी सामने टिक पाए। आप जनता के बीच जाते हैं तो सबसे पहले आप किन समस्याओं को देखते हैं? देखिए, बीसलपुर विधानसभा जो है वो समस्याओं का अंबार है और जो मुख्य समस्याएं बीसलपुर विधानसभा की हैं उनमें से अगर आप बात करें तो कोई भी स्टेडियम नहीं है। आज की डेट में युवा बेकार होता जा रहा है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब हम वोट मांगने जाते हैं और हमसे पहले के लोगों ने काम नहीं किया, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। लोग हमसे सवाल पूछते हैं क्यों बाकी के प्रत्याशी जो हमसे पूर्व चुनाव लड़ चुके हैं या तो बाहरी थे या निष्क्रिय थे। बात बीजेपी विधायक की करें, बीजेपी विधायक 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार मंत्री रह चुके हैं। बात अगर हम बसपा मंत्री जी की करें तो वो 1 बार मंत्री रह चुके हैं, उसके साथ ही उनके पिता भी चेयरमैन रह चुके हैं। बात अगर हम सपा प्रत्याशी की करें तो उनके पिता भी सांसद रह चुके हैं। क्या आपको इन तीनों में से जब आप जनता के बीच जाते हैं तो इन तीन जो लोग अपने पिता के बारे में बताते हैं, वोट मांगते हैं, तो क्या आपको इसको लेकर कोई फर्क पड़ता है? देखिए, ऐसा है, उन लोगों ने अपनी राजनीति जब भी शुरू की, मौजूदा तीनों प्रत्याशी, चाहे बसपा प्रत्याशी की आप बात करें, उनके पिताजी नगर पालिका चेयरमैन रहे, सपा प्रत्याशी की बात करें, उनके पिताजी पूर्व सांसद रहे, और अगर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तो उनके पिताजी भी विधायक रहे, मंत्री रहे। तीनों बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और उनके पिताजी ने जो काम किए उसकी फसल वो लोग अब काट रहे हैं। मैं अपने काम के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर लोगों से वोट मांगने जा रहा हूं। राजनीति में कुछ तैनी कोई चीज ही नहीं होती। राजनीति में जो आप करेंगे उसका फल आपको मिल जाएगा। जब भी हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता का ये कहना है कि आपने सालाना 27 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा, तो जनता आप ये जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ कि आपने 27 लाख सालाना की नौकरी छोड़कर जनता के बीच आए, जनता की समस्याओं को सुना और राजनीति स्तर पर कदम रखा। देखिए, 2005 में मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा था बीसलपुर डिग्री कॉलेज से और चुनाव जीता था। तभी से मन में इच्छा थी कि हम एक बार सक्रिय राजनीति में आए। छात्र संघ की राजनीति आप जानते ही हैं, छात्र संघ की राजनीति और ये जो राजनीति अब हम कर रहे हैं इस समय बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट होती है। तभी से बहुत मन था और मुझे लगता है कि उस टाइम का जो बच्चा मन था वो आज भी मेरे अंदर जिंदा है और हर बच्चे को, हर इंसान को अपने सपने पूरे करने का हक है। अगर हम बात करें, जनता अगर इस बार आपको विधायक के रूप में चुनती है तो आप बीसलपुर का विकास किस तरह से करवाएंगे? आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी 3 रणनीतियां हैं। पहली रणनीति तो ये है कि भ्रष्टाचार को कम करना, और उसके लिए हमने एक नारा निकाला है, निःशुल्क भाव कर्म भाव। राजनीति में मैं एकमात्र प्रत्याशी हूं जिसने आज तक कभी भी जनता का 1 भी रुपया खर्च नहीं होने दिया, किसी अधिकारी को भ्रष्टाचार या रिश्वत लेने नहीं दी, जनता को अनावश्यक परेशान नहीं होने दिया। पहला नारा निःशुल्क भाव कर्म भाव। निःशुल्क भाव से बिल्कुल फ्री, मुफ्त आपके जितने काम हैं आप मुझसे कराइए। दूसरा नारा है, न जाति पे न धर्म पे, हमसे जुड़िए हमारे कर्म पे। आप हमारे काम देख के हमसे जुड़िए, जात बिरादरी को देख के नहीं। हमसे जो बाकी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपनी अपनी बिरादरी के दम पर लड़ रहे हैं और हम समस्त जनता 3,59,000 वोटर यहाँ पर है, हम 3,59,000 100 के 100% वोटरों के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा जो आपने कहा बदलाव, तीसरा बदलाव हम ये करेंगे कि जो समस्याएं आज तक यहाँ पर थी, चाहे वो रोडवेज की हो, चाहे वो छात्रावास की हो, चाहे वो ब्लड बैंक की हो, चाहे जो शमशान घाट आपने देखा होगा
पुल के नीचे बना भ्रष्टाचार का केंद्र था वो, या गौशाला की स्थिति। सबसे जो मुख्य समस्या किसानों के साथ में वो गौवंश की है, उसको समाप्त करेंगे। उनको गौशाला इतनी दुरुस्त व्यवस्था करेंगे कि कोई भी आवारा पशु क्षेत्र में घूमता ना मिले, किसी किसान का नुकसान करता ना मिले। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने राजनीति में किससे प्रेरणा लेके कदम रखा? प्रेरणा तो आप ये कह सकते हैं कि अभी ऐसा किसी का नाम ध्यान नहीं आ रहा है किससे प्रेरणा ली, लेकिन हाँ ये था कि जब छात्र संघ का चुनाव जीते थे उसी दिन से मन बना लिया था कि राजनीति में ही जाएंगे। इसलिए जॉब छोड़ करके सब कुछ त्याग करके राजनीति में सेवा के हिसाब से आए। और मेरी प्रेरणा मेरे वोटर हैं। जब वो समस्या लेकर के आते हैं तो वो समस्या मुझे प्रेरणा देती है कि मैं एक ऐसी स्थिति में बैठूं जहां मैं इनकी समस्या निपटा सकूं। मेरी समस्या आज की डेट में वो महिलाएं हैं जो असुरक्षित हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। समस्या जो छात्र पढ़ाई करने के बाद में बेरोजगार घूम रहे हैं, वो मेरी प्रेरणा बने। जो लड़के जो यहाँ पे अच्छा ग्राउंड नहीं ढूंढ पा रहे हैं, खेलना कूदना चाहते हैं और ग्राउंड ना होने की वजह से, देखिए क्या होता है जब आप मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, थक जाते हैं, आप सो जाते हैं। जब आप नहीं खेलते हैं तब आप जाते हैं ताश में और अलग तरह के नशे में। वो लोग मेरी प्रेरणा, जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं मेरी प्रेरणा बनी है। कोई व्यक्ति विशेष या कोई व्यक्तित्व आप कह लें, ऐसा कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा। पब्लिक बाइट के माध्यम से जनता से आप कुछ अपील करना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतनी अपील करना चाहता हूं कि एक चुनाव, हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, एक चुनाव कम से कम योग्यता के आधार पर होना चाहिए। कोई भी प्रत्याशी अगर मुझसे योग्य है, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और मुझसे ज्यादा क्षेत्र में आता जाता है या मुझसे ज्यादा गांव घूमता है, लोगों की समस्याएं समाप्त करता है। आप तो जानते हैं मैं रोज जनता दरबार लगाता हूँ, रोज 4-5 घंटे का। अगर लगाता है तो आप ले आइए, लेकिन अगर कोई भी प्रत्याशी आप ढूंढने में असफल रहते हैं तो आपके पहले वोट का हकदार मैं हूं और आप मुझे वोट दीजिए। ये मैं आपसे वादा करता हूं, आप वो बदलाव देखेंगे जिसके लिए हमारा आपका जन्म हुआ है। ऐसी ही तमाम चुनावी खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए पब्लिक बाइट के साथ। धन्यवाद। इस चुनाव में दिग्गजों के सामने आप अपना वजूद कैसे स्थापित कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, नितिन पाठक का ये मानना है, ये सब जिम्मेदारी जनता की है। जब जनता ने मुझे टॉप 4 प्रत्याशियों में बैठा दिया, आपकी मीडिया ने बैठा दिया, तो जनता की जिम्मेदारी ये भी है कि अब बचे 3 पोजीशन हटा के नंबर 1 पर बैठा ले। ये सब जिम्मेदारी मेरी सम्मानित जनता की है। जनता ने जो भी कुछ मुझे बनाया है अब तक, मैं बहुत आभारी हूं, पूरे जीवन भर एहसान बन रहूंगा। और थोड़े दिन का टाइम और है, जनता वहां पहुंचा देगी जहां पर हम और आप देखना चाहते हैं। जब आप जनता के बीच जाते हैं तब अपनी बात को आप कैसे रखते हैं? मैं अपनी बात हकीकत में बताऊं तो मैं रखता ही नहीं हूं। मैंने अभी तक किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कहा कि आप मुझे वोट दें। क्यों? मैं मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा प्रत्याशी हूं जिसके लिए जनता स्वयं वोट मांग रही है। जनता ने मेरे संघर्ष देखे हैं, जनता ने मेरी कठिनाइयां देखी हैं, जनता ने मेरा सार्वजनिक जीवन देखा है, जनता ने मेरा पारिवारिक जीवन देखा है। जनता सब जानती है। और मैं आपको हकीकत बताऊं, जो पहले फिल्मों में गाना आता था ना कि जनता है सब जानती है, वो गाना वाकई में हकीकत है। पहले मुझे लगता था वो सिर्फ एक फिल्मी गाना है। आज जब मैं क्षेत्र में जानता हूं तो मुझे लगता है ये वाकई में हकीकत है। जनता सब जानती है, जनता को कुछ समझाना नहीं पड़ता, जनता सब समझ रही है। इसी वजह से इतनी जनता साथ में है। आम जनता मेरे हिसाब से अगर आप बात करें तो बहुत बड़ी मात्रा में मेरे साथ है और वही मेरी एकमात्र ताकत है। बात हम करें मौजूदा विधायक की। मौजूदा विधायक ने विकास कार्यों की एक लिस्ट भेजी थी, उस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, कागजों पे तो काम कराया ही है उन्होंने। कागजों के बहुत काम उन्होंने कराए हैं, जो लिस्टें मैंने भी देखी हैं और ये मार्केट में कहीं बांट रहे थे। और वो असल में क्षेत्र में किसी को नहीं जानते तो हमको ही पकड़ा गए। हमने वो लिस्ट पढ़ी। अब उस लिस्ट में ऐसे काम हैं जो कागजों पे हैं, धरातल में अगर जांच हो जाएगी तो न जाने कितनी जांचों में फंसेंगे।